हाँ बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक बात आपसे करनी थी कि वीडियो आप क्रम से और लगातार देखा करें, क्योंकि आप जब क्रम से देखेंगे और लगातार देखेंगे तो बच्चों ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसे ये बातें समझ में भी है, इसलिए बहुत सरल भाषा में बताया जाता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसके पहले विवर्तन का मैं आप लोगों को एक वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें मैंने विवर्तन क्या है, विवर्तन कितने प्रकार से मिलता है, विवर्तन प्राप्त करने की क्या शर्त है, विवर्तन क्या व्यक्त करता है कि तरंग का प्रकृति गुण व्यक्त करता है कि कण गुण व्यक्त करता है। अगर प्रकृति गुण व्यक्त करता है तो हाइगेंस के सिद्धांत से उसे प्रूव किया जा सकता है कि नहीं, इनके बारे में कल चर्चा की, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग जो ना देखे हो तो आप लोग क्या किया करिए, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आप देखना है कि लिखा होगा क्लास 12 चैप्टर 10, उसमें से का खा गा घा चैप्टर 10 के मैंने 4 खंड किए। पहला खंड था आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, दूसरा आपका खंड व्यतिकरण का था, तीसरा विवर्तन का चल रहा है और आज ये शायद ख़त्म हो जाए और इसमें 2 ही वीडियो लगभग मिल रहे हैं, या मान लो एक और हो जाएगा, 3 वीडियो। इसके बाद चौथा चलने लगेगा प्रकाश का ध्रुवण। चलिए ठीक है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12 चैप्टर 10 भाग गा प्रकाश का विवर्तन, उसमें एक वीडियो पहले से पढ़ा होगा, दूसरा वीडियो ये। चलिए बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हमें चर्चा करना है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे देखने को मिलता है। चलिए ठीक है बच्चों, क्या हुआ करती है कि बायोलॉजी स्लाइड आती हैं, ऐसे ऐसे करके स्लाइड आती है, कुछ मोटाई बहुत ही पतली मोटाई का होता है। ऐसे ऐसे करके मैंने एक स्लाइड बना ली, ये बायोलॉजी स्लाइड है। इस स्लाइड में क्या करा जाए, जो इसके 2 भाग हैं, भाग का मतलब मेरे ये था, मान लो ये मैं ले लूँ और एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो किसी एक भाग को हम एक भाग में काला पेंट कर लेते हैं। तो मान लो हमने उस तरफ काला पेंट करा है, तो ये मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखाया हूँ, भाग उस तरफ काला पेंट कर दिया है। बायोलॉजी स्लाइड, एक भाग में हमने लोगों ने काला पेंट किया है, और अब हमको क्या करें, इसके बीच में रेजर ब्लेड द्वारा थोड़ी खुरिंच लिया जाए, रेजर ब्लेड द्वारा थोड़ी खुरिंच लिया जाए। खुरिंच लिया जाए, मान लो इसके भाग बीच में थोड़ी सी रेजर ब्लेड द्वारा ऐसे थोड़ी खुरिंच लें, इसको हम लिख रहे हैं खुरच लें। तो जो इस तरह से ये पट्टी बनी हुई है या इस प्रकार की जो स्लाइड बनी है, इसको हम एकल झिर्री कहते हैं। ये एकल झिर्री, तो कुल मिला के तुम्हें लिख लेना है। लिखो बेटा, एकल झिर्री, हेडिंग डालो, लिखिए ऐसे लिखो, बायोलॉजी की ऐसी स्लाइड, बायोलॉजी की एक ऐसी स्लाइड जिसके एक भाग में काला पेंट करके एक भाग में काला पेंट करके इसके मध्य रेखीय खुरिच लिया जाता है, इसके बीच रेखीय खुरच, चलिए
खुरच लिया जाता है। एकल झिर्री कहलाती है, एकल झिर्री कहलाती है, एकल झिर्री कहलाती है। तो जैसे आप चित्र भी बना सकते हो। अगली हेडिंग डाल लो, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग डालो, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। अब देखो बच्चों, ये तो प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। एक आपको क्या करना है, तंतु ले लेना है, तंतु लंबवत रखा हो, ऐसे करके रखा हो, मान लो ये तंतु लगा है, ये जो है लगा है तंतु है, प्रकाशिक तंतु। ये मान लो दीप्त प्रकाश, मतलब इसको करंट दिया जाए जलने लगे। ये ऐसे हमने इसको रख लिया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये हमने एकल झिर्री रख ली बीच में। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो क्या हुआ करता है कि जब हम लोग देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे दिखाई दिया करता है। एक जो है श्वेत प्रकाश की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है और इसके दोनों तरफ 2-3 रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनकी चौड़ाई भी दीप्त प्रकाश से कम होती है और तीव्रता इनकी निरंतर घटती जाती है। ऐसे करके हमें इधर से दिखाई देगी। तो जो ये पूरी की पूरी घटना आपको देखने को मिली है, इसको हम कहते हैं एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। यहाँ मैंने एक लैंप रखा है जिसका तंतु लंबवत रखा हूँ, आधार के लंबवत रखा है। इधर एक बायोलॉजी स्लाइड यानी एकल झिर्री रखा हूँ। झिर्री का जो रेखीय खुरिच है और जो ये इधर तंतु है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे करके समांतर हैं। यहाँ से मैं इस खुरिच से होकर ऐसे करके जो बीच में गैप है, ऐसे करके गैप है, इस गैप से उधर जो प्रकाशिक तंतु जल रहा है उसको देख रहा हूँ, जो इधर दीप्त है इसको देख रहा हूँ। तो हमें क्या है कि इसमें एक चौड़ी श्वेत पट्टी दिखाई देती है ये, और इसके दोनों तरफ 2-3 अन्य कम चौड़ी पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जाती है। जो इस तरह से यह तंतु हमें दिख रहा है, इसी घटना को हम एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जिस तरह से दिख रहा है हम इसी को कहते हैं एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो लिखिए बेटा, हेडिंग डाले थे तो इसमें लिखिएगा, जब झिर्री को फिलामेंट के समांतर, फिलामेंट तंतु है ये, जब झिर्री को फिलामेंट के समांतर रखकर देखा जाता है तो हमें श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं। इनके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं, कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जाती है, जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जाती है। इस घटना को एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार बच्चों पूछा था कि शर्त क्या होनी चाहिए, तो शर्त बच्चों ये होनी चाहिए कि जो ये झिर्री है और जो फिलामेंट तंतु है,
ये एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, यानी तल के लंबवत ये भी होना चाहिए, तल के लंबवत ये समांतर हो जाए। चलिए ठीक, हाँ आगे देखते हैं। अगली हेडिंग डालो बेटा। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्याख्या या ज्यामितीय व्यवस्था। एकल झिर्री द्वारा, हेडिंग डालें, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था, या इसी को हम लोग कहा करते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसको गौर से देखें, बढ़िया है। इसमें एक चित्र बना रहे हैं। हमने क्या किया, एक स्रोत लिया। मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है जिसमें प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं। ऐसे करके मान लीजिए हमने प्रकाश की किरणें डाली जो सभी जगह जा रही हैं, ऐसे। ये एक प्रकाश स्रोत है। हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस रखा जिसकी फोकस पर इसको सेट कर दिया। इसकी फोकस पर एक मैंने यहाँ से इसके फोकस पर प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक स्रोत रखा या तरंग स्रोत रखा, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण कुछ ऐसे गए ये। अब चूंकि इसके फोकस पर है तो अतः चलने वाली किरणें मुख्य के समांतर हो जाएंगी, ये ठीक है। इस लेंस का एक नाम दे दिया जाए L1। अभी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश तरंग एक संकीर्ण छिद्र से होकर जाती है तो प्रकाश की कुछ किरणें आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। ऐसे ऐसे करके प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन हम आज इधर देखें कि मतलब अवरोधक या संकीर्ण छिद्र से होकर गुजारने के बाद ये घटना देखने को मिली थी। तो हमने क्या करा, एक हमने अवरोधक लगाया। ये मान लो हमने एक अवरोधक लगाया, ये दूसरा हमने अवरोधक यहाँ लगाया। ये अवरोधक का कुछ नाम दे दिया, मान लो A और B दे दिया। वही है बेटा, थोड़ी जूम करके क्या दिखाएं। ये मान लो अवरोधक ये संकीर्ण छिद्र था, यहाँ से होकर ऐसे किरणें मुड़ी थी ऐसे ऐसे, यही। तो ये जो इतना छोटा सा भाग यहाँ दिखाएं, यहीं इतना थोड़ी बड़ा कर लिए जूम करके, ऐसा समझो कि हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कि जो इनके बीच का गैप है उसको मैं E दिखा रहा हूँ, ऐसे। कोई बात नहीं, ये प्रकाश किरणें ऐसे गई, ऐसे गई। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ से, अच्छा यहाँ से एक दो किरणें ही नहीं गई, इधर के किरण दिखाएं, इधर के असंख्य किरणें गई हैं यहाँ से, सब इसको पार करके जा रहे हैं। अब कुछ किरणें आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, यानी कुछ किरणें, कुछ हमारी कुछ ऐसे करके मुड़ी। ऐसे ही हमने कुछ किरणें यहाँ से मोड़ ली, लेकिन अधिकांशतः किरणें बिना विचलित हुए सीधे जाती हैं। और फिर से हम एक लेंस लगा दें। इस लेंस की सहायता से एक पर्दे पर, ये मान लो हम लोगों ने पर्दा लगा दिया, ये पर्दे पर जो बिना विचलित होके जाएंगे पर्दे पर सीधे फोकसित हो जाएंगे। इसके फोकस, इस वाले लेंस के फोकस पर पर्दा रखा गया है, यहाँ पर फोकसित हो। लेकिन जो किरणें विचलित हो गई हैं, यानी प्रकाश, यहाँ जो विचलित होने का मतलब मेरे ये था कि अपवर्तन की क्रिया हुई तो वो कुछ दूसरे भाग पर फोकसित होंगी, जैसा कि मैंने इधर पे दिखाया है। वो कुछ दूसरे भाग पर फोकसित होंगी, ये। और इस पूरी व्यवस्था को हमने ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, ये जो व्यवस्था मैंने दिखाया है, ये एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्यवस्था है। ये पूरा का पूरा पर्दा है।
अब हम लोगों ने देखा था बच्चों, ये पर्दा है, यहाँ ये अवरोधक है, ये स्रोत है, तरंग स्रोत है। अच्छा बताइए, हम लोगों ने जो विवर्तन देखा था वो दो प्रकार से देखा था, एक फ्रेनेल और एक फ्राउनहोफर। तो फ्राउनहोफर में आपको बताया था कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अनिश्चित हो। विवर्तन प्रतिरूप को पर्दे में प्राप्त करने के लिए लेंसों की आवश्यकता हो, उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। यहाँ वो पूरी व्यवस्था दिखाई गई है, इसलिए इसको हम लोगों ने फ्राउनहोफर विवर्तन का भी नाम दिया है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि जब एकल झिर्री, ये एकल झिर्री है बेटा, ये जो अवरोधक है ये एकल झिर्री है, क्योंकि यहाँ हेडिंग पड़ी ना एकल झिर्री, तो एकल झिर्री है जिसके जो बीच का खुरिच की जो लंबाई है, रेखी लंबाई, वो ही है। हम लोगों ने देखा था जब एकल झिर्री द्वारा प्रकाशिक तंत्र को देखे थे तो एक श्वेत चौड़ी दीप्त पट्टी दिखी थी, उसके दोनों तरफ रंगीन अन्य पट्टियाँ भी दिखी थी। तो वो जो व्यवस्था थी उसको मैं इधर दिखाई दे रहा हूँ, प्रकाश की तीव्रता के साथ दिखाई दे रहा हूँ। ये मैंने प्रकाश की तीव्रता देख लिया, ये और ये थीटा के साथ, मान लीजिए थीटा, यहाँ परिवर्तन थीटा है, तो ये जो थीटा के साथ इसकी जो क्या कहें उसको, थीटा के साथ जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, यानी इसका जो विचलन हो रहा है प्रकाश की तरंगों का, उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो अधिकांशतः प्रकाश की किरणें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पर फोकसित होंगी। आंशिक रूप से कुछ किरणें इधर मुड़ेंगी, कुछ किरणें अवरोधक के बाद इधर मुड़ेंगी, ऐसे करके मूर्ति चली जाती है। तो जहाँ पर ये मिला करता है उसे प्रथम निम्निष्ठ कहते हैं, यानी अधिकांशतः प्रकाश किरणें यहाँ जाएंगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा दीप्त होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा दीप्त भाग यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ एक चौड़ी प्रकाश की किरण ऐसे करके कुछ मिलेगी, ये ध्यान देना है। ये चौड़ी प्रकाश की किरण जिसकी तीव्रता सबसे अधिक है। फिर हमने पढ़ा इसके दोनों तरफ कुछ अन्य कम चौड़ी रंगीन पट्टियाँ दिखाई देती हैं, कम चौड़ी लेकिन रंगीन पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो मान लो इधर हमने और ऐसी व्यवस्था कर ली, जो ऐसे ऐसे करके थीटा और थोड़ी बढ़ा लिया, तो ये थीटा, ये कम चौड़ी रंगीन पट्टियाँ और भी हमें दिखाई देती, जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जाती है, जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जाती है। ये ऐसे हम लोग इधर भी खींच सकते हैं, ये ऐसे करके प्रकाश की किरण आई थी, ये तीव्रता और थीटा के बीच कोण है, थीटा और तीव्रता के बीच बना ग्राफ है। ये जो कोण है, ये तीव्रता और ये जो कोण है, इनके बीच बना ग्राफ है। तो ग्राफ किसके साथ लिए हैं? ग्राफ लिया गया है जो श्वेत प्रकाश, मतलब विवर्तन जब हम लोगों ने देखा था, तो विवर्तन जब देखा था तो हमें एक श्वेत प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखी थी, मतलब श्वेत प्रकाश की एक चौड़ी पट्टी दिखी थी, उसके दोनों तरफ विभिन्न रंगों की या रंगीन पट्टियाँ जिनकी तीव्रता निरंतर घटी थी और चौड़ाई थोड़ी कम होती गई थी, वो दिखी थी। वही हमें ग्राफ ही इधर जो है तीव्रता के साथ उसका ग्राफ दिखाए हैं। चलिए बच्चों इसको उतारें। हाँ बच्चों, चित्र बन गया। चलिए ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है, इसमें आपको ये मानना है कि प्रकाश एक तरंग है। चूँकि हम बायो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तरंग प्रकाश की पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश एक तरंग है, और तरंग है तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के नियम का पालन कर रहे हैं। अब देखो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर विवर्तन की इस व्यवस्था का व्याख्या की जा सकती है। इसमें हम लोग क्या करें कि ये माने यहाँ से समतल प्रकाश चल रहा है, ऐसे करके जब समतल प्रकाश चल रहा है तो यह समतल
अच्छा ठीक। चलिए ठीक। हाँ बच्चों, इधर मैंने ये कहा कि यहाँ से जो स्रोत से यहाँ से प्रकाश चला तो ये जो किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो तरंगाग्र हुआ वो समतल बना। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं कि जैसे कल झिर्री से प्रकाश गुजरा तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं पे माना गया, या हाइगेंस साहब ने माना कि जैसे इसको क्रॉस करा तो जो समतल तरंगाग्र रहा होगा तो ये समतल तरंगाग्र का एक भाग रहा होता ऐसे। तो ये द्वितीयक जो ये एक स्रोत का नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका निकलती है और सभी दिशाओं में संचरित होती है। कुल मिला के यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती हैं जो सभी दिशाओं में संचरित होती है, और संचरित होने के बाद इधर अधिकांशतः प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं जो बिंदु O पर फोकसित होती हैं, और कुछ किरणें जो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं उन्हें हमने मान लिया कि वो बिंदु P पर फोकसित होती हैं ऐसे। ठीक, ऐसे करके आपको बता देना था। तो चलिए ठीक है, इसमें हम लोग और देखते हैं कि अगर ये थीटा है और यहाँ से मैं एक लंब डाल दूँ, बच्चों थोड़ी देखते जाइए, यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूँ तो अगर ये पॉइंट B मान लूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं K मान लूँ, तो ये वाला पथ और ये वाला पथ आपस में सेम है, यानी ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू मान ली जाए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये अंतर है इसको हम कहेंगे पथांतर। तो कुल मिला के इसमें अगर हमें पथांतर चाहिए, इस व्यवस्था में हमें पथांतर चाहिए, तो पथांतर है B से K तक की दूरी, कहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये निकले कैसे, तो अगर ये थीटा है तो बच्चों देखो, अगर मैंने प्रकाश किरण ऐसे और ऐसे डाला और ये जो है यहाँ पर लंबवत है, बात समझे, ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है। अगर ये 90 अंश और ये जो प्रकाश की किरण ऐसे करके गई ये पूरा 90 है, तो इधर जो नीचे मिलेगा वो 90 माइनस थीटा मिलेगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब आप सोचो ये और ये कैसे हैं, ये और ये और ये भी 90 हैं, उधर का कोण 90 माइनस थीटा है तो इधर कोण थीटा हो। नहीं, आप बात समझ में भाई, ये पूरा 90 है, इधर का कोण आपका 90 माइनस थीटा है तो इधर का कोण थीटा है। कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक, कोई बात नहीं, लिख लिया हम लोगों ने। इसकी व्याख्या हम थोड़ी देर बात करेंगे यार, उधर अब ऐसे ही उतारे लोग, आपने चित्र बना लिया रहा होगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। मतलब अगर हम लोग ये BK का मान चाहिए तो हम लोग पथांतर के लिए चित्र से लिख सकते हैं। चित्र से साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होगा थीटा बराबर लंब, यानी BK बटे कर्ण। तो 90 के सामने यहाँ लंब हमने डाला, 90 के सामने E, इसका मतलब BK बराबर आ जाता E साइन थीटा। ये इसका पथांतर होता है। चलिए ठीक, पथांतर मिला। अब हमें एक चीज़ और पता है कि अगर हमें पथांतर पता है तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति व्यतिकरण में हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था बच्चों? व्यतिकरण में। व्यतिकरण में थोड़ी यहाँ लिखे दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट उल्टा मिला करता है, उसको स्पष्ट भी करूँगा। व्यतिकरण में हम लोगों ने जो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर देखा था, तो पहला 0 था। दीप्त के लिए जो देखा था पहला 0 था, दूसरा आपका लैम्डा था, तीसरा आपका 2 लैम्डा था। देख लेना बाकी बेटा, वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वीडियो उठा के देख लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग 3 लैम्डा डैश कुल मिला के m × लैम्डा था। और जो अदीप्त के लिए था वो आपका λ/2 था, 3 λ/2 था, 5 λ/2 था। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 2m + 1 λ/2 था। कुल मिला के जहाँ m का मान हम लोग 0, 1, 2, 3 ऐसे रखते चले जाए। ये था, ये कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? व्यतिकरण पे पढ़े थे। कैसे निकाला गया था? वहीं पर निकाला गया था। अब आप देखो कि अगर इस पथांतर को मैं लैम्डा मान लूँ, यानी इसकी जगह लैम्डा रखूँ, यानी कुल मिला के m × दीप्त के लिए रखूँ, तो पहले मेरी बात समझना बेटा। अगर यहाँ से लेके ये जो पथांतर है इसको मैं लैम्डा मान लूँ, समझिए, तो ये
व्यतिकरण का जो प्रतिरूप हमें मिला था या व्यतिकरण वाली जो घटनाएं मिली थी उसको हम कुछ ऐसे पढ़े थे। कैसे? एक मैंने स्रोत लिया था S1 और एक स्रोत लिया था S2, जिससे प्रकाश की तरंगें गई थी और यहाँ जाके कहीं पर दीप्त अदीप्त एकांतर क्रम में बनाए थे ये। लेकिन बच्चों इसमें आप ये समझें कि यहाँ पर जो तरंगे चल रही थी, एक तरंगे यानी इन तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात व्यतिकरण प्रतिरूप मिला था हमें। जो व्यतिकरण प्रतिरूप था वो कला संबद्ध स्रोत से आने वाली प्रकाश के इन तरंगों के यानी दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात, दो तरंगे, जैसे हमने जब समीकरण लिखा था तो एक समीकरण के लिए y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखे थे और दूसरे के लिए लिखे थे y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस दूसरे के लिए लिखे थे a साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। अगर आपको याद हो तो निगमन ऐसे करके हमने कुछ करा था। कितनी तरंगें चली थी? 2। तो अध्यारोपण के पश्चात दीप्त और अदीप्त ऐसे मिली थी जिन्हें हम व्यतिकरण कहते। लेकिन भैया यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रकाश की किरणें कितनी चल रही हैं, यानी तरंगों की संख्या कितनी? अनंत है। जब ये अनंत तरंगें गईं तो अधिकांशतः तरंगें इस पॉइंट पर फोकसित हो जाती, लेकिन कुछ तरंगें आंशिक रूप से जो मुड़ती हैं वो यहाँ पर फोकसित हो जाती हैं। ऐसे कुछ तरंगें यहाँ पर फोकसित हो गई, ऐसे करके होता बेटा ये पूरी व्यवस्था। तो इस पर क्या हुआ करता है वो समझना, यही इसका टर्निंग पॉइंट है। तो इसमें कहानी रच क्या जाती है वो समझते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा मान रहा हूँ, असंग तो बहुत ज़्यादा हो गई, मान लो मैं 100 किरणें मान लूँ, कितनी मानूँ? 100। तो पहले नंबर की किरण यहाँ से गई, 100वें नंबर की किरण यहाँ से गई, बाकी सब 20 से गई। तो जब इसका माध्य मान ले रहे हैं यानी 1 से लेके 50 तक यहाँ और 51 से लेके 100 तक यहाँ, तो अगर ये वैल्यू हम लोग लेमडा मान लें, लेमडा किसके लिए? दीप्त के लिए। लेमडा किसके लिए? दीप्त के लिए। तो जो इसकी आधी वैल्यू है यानी लेमडा और लेमडा, मतलब कुल मिला के इधर लेमडा बाई 2 ले लिया जाए, इधर लेमडा बाई 2 ले लिया जाए। तो ये जो लेमडा बाई 2 क्योंकि माध्य मान रखना है, तो जैसे लेमडा बाई 2, और अगर ये लेमडा होता क्या बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये लेमडा है, और लेमडा पर आपको दीप्त मिल रहा है पथांतर, इतने पथ के अंतर के बाद आपको दीप्त मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ दीप्त है तो अगला दीप्त यहाँ है, तो यानी लेमडा बाई 2 पर क्या मिलेगा? अदीप्त। ये लिखा भी है, आधे पर अदीप्त मिलेगा। अब आप सोचो इसको 2 बराबर भागों में बांटे, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, तो ये भी अदीप्त ये भी अदीप्त, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। लेमडा बाई 2 ये हुआ, लेमडा बाई 2 ये हुआ, ये भी लेमडा बाई 2 हुआ, ये भी लेमडा बाई 2 हुआ, एक दूसरे कैंसिल कर दिए। तो जहाँ पर हम लोग लेमडा दूरी लिए थे, ये आधे भाग के लिए मैंने इधर ऊपर रखा है, आधे भाग के लिए मैंने ये नीचे रखा है। तो जहाँ पर हम लोगों ने लेमडा लिया था पथांतर, तो वहाँ पर आपको लेमडा बाई 2 एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं और आपको निम्निष्ठ मिलता है। तो जहाँ व्यतिकरण प्रारूप में आपको दीप्त मिल रहा था यानी उच्चिष्ट मिल रहा था, तो विवर्तन प्रतिरूप में वहाँ निम्निष्ठ मिला करता है। ऐसे और देख लो, अगर मान लो इसको मैं 2 लेमडा ले लूँ, कितना ले लूँ? 2 लेमडा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो 4 भागों में बढ़ता, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, अब 2 लेमडा बाई 2 ऐसे करके। अब ये इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ख़त्म। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इधर पर 3 लेमडा बाई 2 ले लूँ, 3 लेमडा बाई 2 यानी लेमडा बाई 2 के 3 भाग बने ऐसे, ये या 3 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 ये, लेमडा बाई 2 ये, लेमडा बाई 2 ये। तो ये तो एक दूसरे कैंसिल कर दिए, लेकिन ये जो लेमडा बाई 2 बचा इसको कोई नहीं कैंसिल किया, इसीलिए 3 लेमडा बाई 2 पर दीप्त मिलेगा, यानी उसको हम बोले उच्चिष्ट मिलेगा। और लेमडा पर आपको निम्निष्ठ मिल रहा था, क्योंकि लेमडा के 2 पार्ट हुए, लेमडा आधे औसत मान ले रहे हैं, औसत इसीलिए आधा आधा ले, इसलिए ऐसी कंडीशन ली जाती है। तो कहने का मतलब हम लोग जो चित्र से ये लिखे थे और वहाँ से हम ये देखें कि
ये देखा जाए कि पथांतर के, यहाँ पथांतर की जगह बैलुआ रखना है बच्चों, तो पथांतर के इस मान के लिए कहाँ पर इसको दो भागों में तोड़ना है। अब कुल मिला के चित्र हम मिटा दें, क्योंकि चित्र मिटाने लायक हो भी गया है। ये इसकी व्याख्या बाद में कर रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये लिख लिया। अब यार पथांतर आपके लिए ये जो पथांतर है, इस सूत्र को हम दो भागों में तोड़ दें। एक को हम बोला करते हैं जो यहाँ पर आपका बीके यानी बीके जो पथांतर है वो हम लेमडा रखें, 2 लेमडा रखें, 3 लेमडा रखें, ऐसे डैश 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 कुल मिला के यम लेमडा रखें। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि जब लेमडा रख रहे थे तो औसत मान में रखने में लेमडा/2 लिया जाता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और निम्निष्ठ मिलता है। तो यानी इन स्थितियों के लिए बीके यानी पथांतर के इन मानों के लिए विवर्तन प्रतिरूप निम्निष्ठ प्राप्त होता है, तब यमुनी निम्निष्ठ के लिए जो सूत्र होता है वो हुआ करता है, यहाँ पथांतर की जगह लिख दीजिए यम लेमडा बराबर ई साइन थीटा। एक चीज़ और आप समझें, अगर निम्निष्ठ इधर मिला तो निम्निष्ठ इधर भी मिलता है, तो यानी प्लस माइनस का हम सूत्र और लगाएं। ये निम्निष्ठ की यमुनी स्थिति का सूत्र। अब इसी तरह हम लोग इधर भी लिखेंगे। जी, अब बीके का यदि बीके क्या है बेटा, पथांतर है, यानी इस बीके की जगह अगर मैं लिख दूं λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डैट 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 कुल मिला के 2m + 1 λ/2 रखूँ, तो आप फिर से समझ लें बेटा। अगर मान लो मैंने 5 λ/2 रखा तो λ/2 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 λ/2, ये 5 λ/2 लिखा है। λ/2 1 2 3 4 5, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, यानी कुल मिला के ये 2 λ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 λ है। 2 λ में कैंसिल कर रहे हैं, 2 λ में देखो कैंसिल कर रहे हैं, निम्निष्ठ मिल रहा है। अगर वहीं पर मैं 5 λ/2 कर दूँ, ये तो भाई 1 2 3 4 λ/2 मतलब 2 λ लिखा है। लेकिन अगर मैं 5 λ/2 करूँ तो एक और जोड़ दूँ तो ये कैंसिल करके ये बस बचता है, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इन स्थितियों पर मतलब मैं लिख सकता हूँ इन स्थितियों पर जो कि कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो हमें उच्चिष्ट मिलेंगे। उच्चिष्ट मान प्राप्त होते हैं। उच्चिष्ट मान किसके बेटा, विवर्तन प्रतिरूप के उच्चिष्ट मान प्राप्त होते हैं। अतः करके लिखा जा सकता है कि 2m + 1 × λ/2 बराबर क्या लिख लीजिए, ई साइन थीटा। हाँ, ये हो गया। ये उच्चिष्टों के मान है, निम्निष्टों के मान। अब उच्चिष्ट भी आपके दोनों तरफ मिलते हैं, जैसे ये एक उच्चिष्ट है, एक उच्चिष्ट ही है, तो इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। चलिए बच्चों, इसको उतारें। मैंने जितना बोला है, मतलब पहले आपको चित्र बना लेता। देखिए आपको उतारना क्या क्या था। पहले आप चित्र बनाते, चित्र बना के आपको वहाँ पर थीटा डिसाइड कर देते, थीटा जैसे मैंने बनाया था। फिर बीके का मान ई साइन थीटा, मतलब बीके पथांतर निकालते, ई साइन थीटा आए कहाँ से, तो चित्र से बताते, चित्र बना साइन थीटा से हमने यूज करा था। इसके बाद आपको सीधे सीधे कुछ नहीं लिखना कि कैसे कहाँ क्या, आप सीधे बताइए, आपके समझ में तो आई है ना। तो आप सीधे बताइए कि इनके लिए यम लेमडा का कुल मिला के मान निम्निष्ठ के लिए होता है, जबकि यहीं पर हम लोग व्यतिकरण प्रतिरूप पूछता तो इनके लिए उच्चिष्ट मान है, मतलब दीप्त है, और इनके लिए अदीप्त है। लेकिन जो यहाँ पर वहाँ दीप्त होता है, यहाँ दीप्त का काम करता है, जो वहाँ पर अदीप्त था वो दीप्त का काम करता है। कुछ ऐसे मिलता है उसका रीजन, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की 2 तरंगें गई थी, यहाँ पर प्रकाश के असंख्य तरंगे जा रहे हैं।
वहाँ 2 तरंगों के अध्यारोपण से मिला था, यहाँ असंख्य तरंगों के माध्यमान से वैल्यू मिल रही है। तो माध्यमान के लिए लेमडा यदि मैं मान लूँ तो लेमडा बाई 2 आधा आधा लेकर, अगर लेमडा बाई 2 अगर हम लोग जोड़ते जाएं तो ये हुआ, ये पूरा एक लेमडा लिखा है, ये लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई 2 है, जुड़ के, क्योंकि आधा ऊपर वैल्यू हमने लिखा है, आधी वैल्यू नीचे लेके रखे हैं। मेरे कहने का मतलब फिर से मैं एक बार बता दूं, ये आपका ई था, यहाँ पर पर्दा था, यहाँ लेंस था, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही थी, कुछ आंशिक रूप से मुड़ गई थी तो यहाँ मिली थी, जो नहीं मुड़ी थी वो यहाँ मिली थी। तो हम आधी आधी वैल्यू लेके चल रहे हैं, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो यानी लेमडा पर अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, लेमडा पर एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, मतलब निम्निष्ठ मिलता है। अगर वहीं पर मैं क्या करूँ, केवल लेमडा बाई 2 आधा लेता तो ये इतना ही भाग रहता, कैंसिल ये कोई नहीं होता। मान लीजिए 2 लेमडा बाई 2 ले लिया जाए तो एक लेमडा, दूसरा लेमडा, ये 2 लेमडा, ये ऐसे करके यार इससे तो कट जाता, लेमडा ही लिखा, मतलब कुल मिला के 3 लेमडा लिखा जाए। हाँ, तो 3 लेमडा बाई 2, 1 लेमडा बाई 2, 1 लेमडा, 2 लेमडा बाई 2 हो गए, या तीसरा लेमडा, ये उससे कैंसिल कर दिए, फिर एक बार मान बच गया। मतलब इन मानों के लिए वो उच्चिष्ट मिलता है, इन मानों के लिए निम्निष्ठ मिलता है। यहाँ तक आपको लिख लेना था। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। हाँ चलिए बच्चों, याद कर लिए, लेकिन एक बच्चों ध्यान देना, जहाँ आपका यम कितना है, यम बराबर आपका कितना है 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू रख के देखो इधर इधर दोनों तरफ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, ये आप यहाँ तक लिख लिए, बहुत अच्छा लगा। अब जो उधर जो बचा हुआ है ये वाला भाग, इसको उठा के लाओ, इस पर चर्चा थोड़ी करते हैं। तो कुल मिला के लिख लीजिए, विवर्तन प्रतिरूप की ग्राफी व्याख्या, विवर्तन प्रतिरूप की ग्राफी व्याख्या। एक थीटा ले लीजिए, एक आई ले लीजिए, और ऐसे करके ये कुछ हमें ऐसे ऐसे करके प्राप्त हुए थे। ये बात सबके शायद समझ में आ रही होगी जी। ये तीव्रता है और ये थीटा है, ये कैसे मिले थे? अभी जब हम लोगों ने प्रयोगों द्वारा देखे थे, एकल झिरी से प्रकाशिक तंतु को मिले थे, तो एक श्वेत चौड़ी पट्टी मिली थी जो ये है, उसके दोनों तरफ रंगीन अन्य कम चौड़ी, कम जिनकी तीव्रता निरंतर घटती जा रही, वो पट्टियाँ मिली थी, ये मिली। इसको हम कहा करते हैं मुख्य उच्चिष्ट, इसको कहा करते हैं मुख्य उच्चिष्ट, इसको हम कहा करते हैं गौण उच्चिष्ट, इसको क्या करते हैं प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, इसी तरह द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय, जैतनी में, इस तरह ये सब के सब प्रथम उच्चिष्ट है, गौड़चिष्ट दूसरा है, तीसरा है। इधर भी वही सेम कंडीशन है बेटा, यहाँ भी वही चीज़ है, उच्चिष्ट प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, कुल मिला के उच्चिष्ट। अब आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम निम्निष्ठ मिला था वो लेमडा अपान ई, यहाँ थोड़ी और समझें तो समझ में आएगा, थीटा के पदों में चाहिए। निम्निष्ठों के लिए जो स्थितियाँ थी, ये चित्र आप बनाने के बाद ऐसे कुछ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिखाना है। तो निम्निष्ठों के लिए जो हम लोग लिख सकते हैं, वो लिख सकते थे यम लेमडा बराबर प्लस माइनस ई साइन थीटा। गौर से देखिए, इससे जस्ट पहले लिखे थे। यदि हम लोग क्या करें, थीटा बराबर, थीटा का मान बहुत छोटा कर लें, बहुत छोटा हो तो लिखा जा सकता है साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक। तो यानी यम लेमडा बराबर प्लस माइनस ई साइन केवल थीटा। अब आप देखो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता प्लस माइनस यम लेमडा अपान ई। या अगर मैं इसी को तोड़ना चालू कर दूं तो यम का मान 0 था, 0, फिर के बाद 1 रखना था तो लेमडा अपान ई, फिर 2 लेमडा अपान ई, फिर 3 लेमडा अपान ई, फिर ऐसे करके ये सब प्लस माइनस पे है, ध्यान देना, डैश डैश करके
आगे लगा दूँ प्लस माइनस, यानी जो ये कोण मिल रहा है वो पहला हमें 0 मिला, फिर दूसरा आपको मिला कहाँ पर लेमडा पानी, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लेमडा पानी है और इसकी जो वैल्यू है माइनस लेमडा पान ई है। फिर इसकी जो वैल्यू है वो 2 लेमडा पानी है, इसकी है जो 3 लेमडा पान ई है। इसी तरह यहाँ पर माइनस का 2 लेमडा पानी है, इस तरह ये माइनस का 3 लेमडा पान ई है। चलिए ठीक, ये निम्नलिखितों की स्थिति सूत्र से भी हो गया, चित्र में दिखा भी थी। अब एक चीज़ और समझें कि अगर निम्नलिखितों की स्थितियाँ हैं, अब उच्चिष्टों की स्थितियाँ देखी जाएं तो उच्चिष्टों के लिए अगर हम लोग वैल्यू रखें तो सूत्र से भी रख लें, नहीं तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है इन दोनों को जोड़ के आधा करो तो निकल आता। देखिए जैसे मैं निकालने की कोशिश करता है इधर, तो इन दोनों को जोड़ के, यानी प्रथम गौड़ उच्चिष्ट अगर मैं निकालता तो लेमडा पानी प्लस 2 लेमडा पान ई बाई 2 ऐसा कर दूँ तो निकल आता। ये आपका लिखा है 3 लेमडा पान 2, यही उत्तर होता है। अगर मान लो हमें सूत्र से चाहिए तो सूत्र से आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़े थे? सूत्र से हम लोगों ने पढ़ा था कि 2m + 1 लेमडा पान 2 बराबर ई साइन थीटा प्लस माइनस का। अब साइन थीटा का मान बहुत छोटा रखना है, तो कुल मिला के जो थीटा बराबर हो बटे में ले आओ, तो 2m + 1 लेमडा पान ई, थीटा का मान यहाँ बचा के ई बटे पे ले आओ, सॉरी लेमडा पान 2 अपान ई, ये है। रखिए यहाँ यम का मान पहला रखिए प्रथम के लिए, तो अगर हम लोग देखें तो कितना आता, यहाँ देखा जाए। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी लेमडा का मान तो 0 रखना था, 0 से, तो अगर हम लोग 0 रखते तो ये आता लेमडा पान 2 ही, ये वैल्यू है ये वाला लेमडा पान। हम ये निकाल रहे हैं गौड़, मतलब मुख्य उच्चिष्ट नहीं, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट निकाल रहे हैं। 1 रखो तो ये लिखा 1, तो 2 1 के 2 + 1 तो 3 लेमडा पान 2 ही वो लिखा है। मतलब इसकी स्थितियाँ अगर देखना चाहें आप लोग तो ऐसे देख भी सकते हो। जो आपकी वैल्यू लिखी हैं यहाँ पर अगर मैं 1 रखता तो 3 लेमडा पान 2 ही पहला उत्तर आता प्लस माइनस का। दूसरा अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 2 दूनी 4 1 5 लेमडा पान 2 ही ऐसे करके, मतलब इसकी वैल्यू है 5 लेमडा पान 2 ई, ऐसे करके प्लस माइनस का है बेटा, ये सूत्र में प्लस माइनस भी है, तो ये प्लस माइनस है, मतलब यहाँ की वैल्यू पहली आती माइनस का 3 लेमडा पान 2 ई, ये आती माइनस का 5 लेमडा पान 2 ई, ऐसे आती माइनस का 7 लेमडा पान 2 ई, ऐसे रखते चले जा सकते हो उधर। ये पूरी की पूरी व्याख्या हो गई। ये आपका निम्नलिखितों के लिए, ये आपका निम्नलिखितों के लिए था, और ये आपका उच्चिष्टों के लिए था। ये आपका सूत्र है निम्नलिखितों के लिए, तो यहाँ से आपको निकालना था, ये निकल आता थीटा का मान, वैल्यू ये हो जाती। इसमें भी थीटा का मान बहुत छोटा लिए, और ये पूरी की पूरी व्याख्या है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको लगभग यहीं से सोचना, अगर वो फ्राउनहोफर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। भाई 2 तरह के विवर्तन है, एक फ्राउनहोफर है, एक फ्रेनल है। तो फ्रेनल से रिलेटेड अभी मैं आगे और आपको बताऊंगा, वो बात की बात है। बच्चों चित्र बना लो, हेडिंग मैंने डलवाया था कि विवर्तन की ग्राफी व्याख्या। बन गया बच्चों। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, गला सूख रहा है मालिक लोगों, इसलिए बोलते कुछ और है, निकल कुछ और है। चलिए ठीक, माना कि लिख गया, आप नोट करके लिखें, कुछ पॉइंट नोट करके लिखें।
देखिए इधर नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, जो मुख्य उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है यानी ये भाग है, इसकी हम स्थितियां देख रहे हैं। इसमें से पहली स्थिति है कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई यानी अल्फा में लिखूँ और ऐसे यह एक कोण है बेटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मुख्य उच्चिष्ट है ये। यानी अगर ये थीटा माना जाए, ये कितना है बेटा थीटा, तो ये कितना है 2 थीटा। यानी अगर थीटा जो यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये थीटा, ये थीटा, और इनकी दूरी है कितनी बेटा लैम्डा पानी लैम्डा पानी ये, तो कुल मिला के 2 थीटा बराबर लिखा जा सकता है 2 लैम्डा अपान ई। पहला। दूसरा है सूत्र है बेटा चित्र से सब स्पष्ट है अगर समझ में आ जाए। 2 लैम्डा पानी यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा पानी है जोड़ दिया जाए। अब कुछ तो कह रहे होंगे सर ये माइनस का प्लस का जुड़े 0 हो गया। मैंने कहा दूरी ये भी प्लस की दूरी है, दूरी प्लस की होती है यार, माइनस नहीं आया ऐसा। अब मान लो कोणीय चौड़ाई की जगह वो रेखीय चौड़ाई पूछे, किसकी बेटा किसकी मुख्य उच्चिष्ट की। ये जो उदय है इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2x, या यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बराबर 4/3 त्रिज्या लगा दो, कोण बराबर 4/3 त्रिज्या। अगर हम चित्र याद करें तो उसमें जो त्रिज्या थी मतलब कुल मिला के अवरोधक से पर्दे के बीच की दूरी उसको हम d मान सकते हैं। तो कोण बराबर अगर हम लोग लगा दें तो कोण बराबर सूत्र होता है 4/3 त्रिज्या। जगह तो है यार, हाँ तो मैं लिख रहा हूँ कोण बराबर 2 थीटा, जगह मैं लिख रहा हूँ 2x, और कोण बराबर सूत्र होता है चाप 2x बटे त्रिज्या, त्रिज्या की जगह d बराबर 2 लैम्डा अपान ई। इस पूरे 2x को ही मैं रेखीय चौड़ाई कह रहा हूँ, यानी 2x बराबर मुझे निकालना है, यहाँ सूत्र लगाएं यहाँ कोण बराबर 4/3 त्रिज्या, तो 2x बस मुझे चाहिए, मतलब मैं क्या करूँ इस d को इधर भेज दूँ। हाँ कुल मिला के सूत्र बन जाता है ये। चलिए ठीक, अरे बना। एक और सी नंबर मान लो हम ऐसा माने कि जो लेंस रखा रहता है L2 वाला लेंस, वो जो अवरोधक है झिर्री थी, झिर्री के जस्ट पास रखा हो। ये जो झिर्री है यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गई थी, यहाँ मैंने लेंस लिखा था प्रकाश ऐसे करके प्रतिबिंब बना था, ये लेंस यहीं रखा है। मतलब कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी फोकस दूरी भी होती जो d का काम कर रही है। यानी इसी को हम लोग एक और लिख सकते हैं फोकस दूरी के पदों में, सूत्र आपका यही, तो 2 लैम्डा अपान ई इंटू एफ। 2x क्या है 2x दुगना क्यों ले रहा हूँ ये। अगर मान लो मुख्य उच्चिष्ट ना पूछ के दूसरी वैल्यू पूछी जाए तो ये 2 नहीं लगाना, बस बाकी निकलता रहेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आई होगी बात। हाँ बच्चों यहाँ तक उतार लिया। चलिए और छोटी छोटी सी बातें समझते हैं, क्या समझा जाए। मान लो बेटा यहाँ समझो कि लैम्डा यदि थोड़ी बात समझें, यदि लैम्डा का मान ई हो, यानी ये वैल्यू सेम है, यानी जो झिर्री थी, ये पर्दा था, इधर एक लेंस लगा था, जो प्रकाश की किरणें डाली गई थी उसको हम कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा। ये जो झिर्री की मोटाई थी इसको कह रहे हैं ई। तो अगर दोनों आपस में सेम हो, तो अगर ये सेम है तो यहाँ पर भी ई होता तो ई से ई कट गया होता। यम का मान 1 ले लूँ, यम का मान मैं 1 ले लूँ तो उस समय साइन थीटा बराबर 1 आता, तो थीटा बराबर 90 आंसर था। बात समझे बेटा इस वाले सूत्र से। हाँ ठीक,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है कि जो थीटा था, ये जो थीटा, तो ये थीटा यहाँ से ये जो थीटा वो कितना 90 अंश, यानी ये जो ऐसे करके यहाँ मुड़ी थी, ऐसे ना मुड़ के ऐसे मुड़ेगी 90 अंश, और इधर भी 90 अंश यार, वो ऐसे, यानी कुल मिला के जो ऐसे करके ऐसे चल रही है, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके ऐसे चलेंगे, यानी ये जो पूरा स्थान है, ये पूरा का पूरा स्थान किससे भर जाएगा, मुख उच्चिष्ट ही होगा। ये सब गायब नहीं समझ आएगा, यानी पूरा स्थान मुख उच्चिष्ट से भर जाएगा। तो आप नोट करके लिख लेना इसको, यदि लैम्डा बराबर ही यम का मान 1 तो साइन थीटा बराबर 1। कुल मिला के आप ये बताइएगा कि एक ही वैल्यू मिलनी है, बाकी नहीं मिलनी, मतलब ये सब गायब हो जाती क्योंकि यम का मान 1 लिया हूँ। और आप उसमें ऐसा लिख लीजिएगा, इसका अर्थ यह है कि पूरा स्थान मुख उच्चिष्ट से भर जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पूरा स्थान मुख उच्चिष्ट से भर जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, इसमें इतना पढ़ना था। अब हम लोग देखें कुछ एनसीईआरटी के सवाल जो इससे रिलेटेड है। इसके बाद फ्रेनेल दूरी देखा जाए, फ्रेनेल विवर्तन समझा जाए। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी 10.17। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आप एनसीईआरटी के सवाल क्रम से क्यों नहीं बताते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन से रिलेटेड या जो हेडिंग मैंने अभी पढ़ाया, इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनको पहले बता दिया जाता। अब उनको गोला करते जाओ, धीरे धीरे सभी सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल सब बताए जा रहे हैं, लेकिन जो हेडिंग समझा रहे हैं उसी से रिलेटेड सवाल एनसीईआरटी बता दें तो एकदम एग्जैक्ट दिमाग में जाएगा वो, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे तो मैं एक तरफ से बताऊँगा, मेरा क्या जाता है। क्वेश्चन बच्चों ये था कि एकल झिर्री के प्रयोग में, उसमें क्वेश्चन करा है, उसने 2 क्वेश्चन करा ए बी करके, कि एक एकल झिर्री का प्रयोग है, मान लो ये प्रयोग है एकल झिर्री वाला, ठीक करा है कि इनके बीच की दूरी जब ई होती है तो जो केंद्रीय दीप्त मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। हम लोगों ने देखा था अभी, ऐसे ऐसे करके चित्र था, ये केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। ये लिखा है केंद्रीय विवर्तन बैंड, केंद्रीय विवर्तन बैंड, बैंड मतलब इसकी मोटाई, पट्टी की मोटाई, ठीक। लिखा है यह केंद्रीय विवर्तन बैंड के साइज और तीव्रता को कैसे प्रभावित करेगा। चलो समझ लें, ये अगर इसकी वैल्यू दुगनी कर दी जाए, एक ही जगह 2 ही रखा जाए तो क्या क्या प्रभावित हो जाए, वो ये है बेटा कह रहा है। तो चलिए ठीक है, पहले तो आप इधर देखिए कि अगर इसकी स्थिति हमें चाहिए, कोणीय स्थिति, ये कोणीय चौड़ाई चाहिए, तो कोणीय चौड़ाई का सूत्र हुआ करता है, यहाँ आपका था लैम्डा प्लस का लैम्डा पानी, यहाँ पर था माइनस लैम्डा पानी, अभी अभी हम लोगों ने बनाया था। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये कोणीय दूरी होती है, इसी को हम कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो बच्चों इसको अगर लिखते हैं तो 2 लैम्डा पान ई होती है। अब इस सूत्र से आप समझें तो पहला जो इसमें क्वेश्चन करा गया था वो उत्तर आ जाता। अब कह रहा है ई को 2 गुना कर दिया जाए, अब बटे में ई है तो चौड़ाई आधी रह जाएगी यार। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इसको यदि मैं 2 गुना कर दूं तो चौड़ाई आधी रह जाएगी। दूसरा उसने कहा था कि बैंड की साइज तथा तीव्रता को कैसे प्रभावित करेंगे। तीव्रता क्या होगी, तीव्रता हुआ करता है इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें। आप सोचो कि मैं दुगुना कर दूं इसको और यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूं, ए यहाँ कर दूं, बी यहाँ कर दूं, इनके बीच की दूरी 2 ही कर दूं, अब क्या प्रकाश किरणें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जाएंगी। अब विवर्तन भी थोड़ी कम हो जाएगा, मतलब मोड़ना थोड़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इनके जितना संकीर्ण होता है विवर्तन उतना अधिक होता है। तो अब ज़्यादा या मतलब इस पॉइंट पर और किरणें, दुगनी किरणें पहुँचने लगेंगी, दुगनी किरणें पहुँच जाएंगी तो तीव्रता 2 गुनी हो जाएगी, यानी दोगुनी तेज़ी से वो चमकेगा।
तो आपको लिखना था कि फ्रिंज चौड़ाई आधी हो जाएगी, उत्तर लिखना था फ्रिंज चौड़ाई आधी हो जाएगी, लेकिन तीव्रता दोगुनी हो जाएगी। कुल मिला के आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो तीव्रता होती है अनुक्रमानुपाती ही की होती है। यहाँ पर ये चौड़ाई जितनी अधिक होगी तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। चलिए ठीक, इसी का जो बी नंबर है, हाँ बच्चों, इसका जो दूसरा क्वेश्चन, इसके में बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछा था 10.17 में बी नंबर में क्वेश्चन ऐसा है, मैं देखो पढ़ के सुनाए दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि एक जिर्री प्रयोग में प्रत्येक जिर्री का विवर्तन व्युत्कर्ण विवर्तन से किस प्रकार संबंधित है। मतलब विवर्तन प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, विवर्तन प्रतिरूप उसने कहा है, और विवर्तन प्रतिरूप का दूसरा उसने कहा व्युत्कर्ण प्रतिरूप किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो क्या है कि व्युत्कर्ण फ्रिंजों की जो तीव्रता है प्रत्येक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप से मॉडुलित होती है, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी इन दोनों का संबंध क्या है। तो आप इसका उत्तर लिख लेते हैं कि विवर्तन फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है, विवर्तन फ्रिंजों की जो तीव्रता है उसका मॉड्यूलेशन व्युत्कर्ण से किया जा सकता है, या व्युत्कर्ण फ्रिंजों से किया जा सकता है। चलिए ठीक, एक क्वेश्चन और था बच्चों 10.19 हाँ बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 10.19। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि, एक मिनट रुको बच्चों, कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश का एक समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर गिरता है। तो ठीक है, एक झिर्री बनाओ, ये झिर्री बनी जिसका नाम ए बी करक है, इस पर प्रकाश है ऐसे करके समांतर गिर रहा है, और वैल्यू कितनी दे के रखा है 500 नैनोमीटर। चलिए ठीक कोई बात नहीं, आगे क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा इससे 1 मीटर की दूरी पर्दे पर परिणामी विवर्तन देखा गया। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक पर्दा लगा है, ये जिस पर परिणामी विवर्तन देखा गया। प्रथम निम्नलिखित पर्दे के केंद्र से 2.5 मिलीमीटर दूर मिलता है। कुल मिला के यहाँ पर मैं एक लगाऊँ लेंस, और पहला केंद्रीय निकाला जाए, तो केंद्रीय निकला ही है। यहाँ से जो किरणें मुड़ी वो मान लीजिए यहाँ पर सेंटर हो जाएंगी, यहाँ। तो वैल्यू उसने ये कहा है कि केंद्र से प्रथम निम्नलिखित, ये प्रथम निम्नलिखित है, ये केंद्र है। अब कह रहा है यहाँ से केंद्र से कह रहा है कि 2.5 मिलीमीटर पर मिला प्रथम निम्नलिखित। अब उसने कहा है कि झिर्री की चौड़ाई क्या है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें पता है कि ये थीटा है, या अगर हम इसका माध्य मान लें, झिर्री की चौड़ाई ही मान लीजिए, अगर हम लोग ये माध्य मान ले लें ऐसे करके, ये माध्य मान ले लिए ये, तो ये थीटा, तो ये लगभग थीटा, दोनों आपस में बराबर। थीटा का मान बहुत छोटा है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यही वैल्यू अभी रख रहे थे। ये थीटा का हमें डायरेक्ट मान पता है, हम लोग क्या लिखे थे, हम लिखे थे यम इंटू लैम्डा निम्नलिखित के लिए ई साइन थीटा। ठीक, यम इंटू लैम्डा प्रथम है, लैम्डा हमें पता है 500
मीटर बराबर ई मुझे चाहिए साइन थीटा। थीटा का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर हम लोग मतलब थीटा के साइन थीटा की जगह केवल थीटा रखिए और थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप आप लिख लें 2.5 मिलीमीटर बटे त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 1 मीटर। कुल मिला के ई का मान ऐसे निकाला जा सकता था, इसका इससे गुणा तो 500 नैनो की जगह लिख लिया जाए 10⁻⁻9 गुणे 1 ये गुणा इसे बटे ई यानी 2.5 गुणे 10⁻³ ये करके गुणा भाग करते उत्तर आ जाता। चलिए ठीक है, गुणा भाग करा होगा आप लोगों ने। इसका उत्तर 0.2 मिलीमीटर आता है, 0.2 मिलीमीटर। चलिए ठीक, आगे हम लोग समझें कुछ और। यहाँ तक 2-3 सवाल भी हो गए, अब आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके कि यम इंटू लेमडा बराबर कितना पढ़े ई साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो यम इंटू लेमडा बराबर लिखा जा सकता है ई थीटा। कुल मिला के थीटा बराबर लिखा जा सकता है लेमडा अपान ई। और अगर हमें कोण बराबर, जैसे अभी मैंने चित्र बनाया था तो कोण बराबर में लगाया था चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोण बराबर सूत्र लगा दें तो कोण बराबर प्रथम निम्ननिष्ठ के लिए अगर हम लोग कोण लगाएं तो कोण बराबर चाप की जगह में क्या लिख लूँ यक्स, मान लो ये यक्स दूरी है, वही अभी वाला सवाल। ये थीटा त्रिज्या की जगह मैं लिख लूँ डी बराबर लेमडा इंटू ई। यक्स बराबर लिखा जा सकता है लेमडा अपान ई इंटू डी जी। ये हम लोग लिख सकते हैं प्रथम निम्ननिष्ठ के लिए। कहाँ से दूरी? सेंटर से दूरी। अब एक जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और मिलता है जिसे हम कहा करते हैं फ्रेनल दूरी। क्या कहते हैं? फ्रेनल दूरी। देखिए, विवर्तन जो प्रतिरूप देखा उनमें मुख्यतः 2 वैज्ञानिक थे, एक फ्राउनहोफर एक विवर्तन फ्राउनहोफर तथा फ्रेनल। तो फ्राउनहोफर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। फ्रेनल ने क्या कहना चाह रहे थे कि एक स्रोत रखो, एक यहाँ अवरोधक लगा दो बेटा और यहाँ पर्दा रखो, वो ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाने के बाद प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ने लगती, ये प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ने लगती। ये जो मुड़ने लगी इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। चलिए ठीक, ऐसे प्रकाश के जैसे करके मुड़ जाते, ये विवर्तन। लेकिन उसने एक बात और करी, उसने ये भी करी कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी निश्चित रहेगी और अवरोधक इनके बीच रहेगा और सब सीमित दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे करके कुछ चीज़ें उन्होंने बात करी। लेकिन एक बात उन्होंने, और जो सबसे बड़ी बात करी, उन्होंने ये करी कि जब प्रकाश किरण अवरोधक से होकर गुजरा, जैसे गुजरा वैसे नहीं मुड़ता, पहले कुछ दूर चलता है फिर मुड़ता। और जहाँ तक बिना विचलित हुए गया, पहले यहाँ तक गया फिर मुड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कोई विचलन नहीं हुआ। तो जहाँ तक विचलन नहीं हुआ उसे हम फ्रेनल दूरी कहेंगे। और डिफिनेशन कुछ ऐसे बनाई गई, समझिए थोड़ी, कि मान लो फिर से हम स्रोत वही ले लें, चित्र अपना वही वाला, एक हम लेंस लें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली, एक अवरोधक लगाए, मान लो अवरोधक है AB, अवरोधक से होकर जब प्रकाश की किरणें इसको पार करेंगी तो क्या होते हैं, किरणें अधिकांशतः किरणें बिना विचलित हुए बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं, इसलिए हमें श्वेत दीप्त चौड़ी पट्टी जो है दिखाई देती है। लेकिन जो किरणें हैं, कुछ किरणें आंशिक रूप से, कुछ किरणें मुड़ जाती हैं विवर्तन के कारण, वो कुछ ऐसे करके निम्ननिष्ठ और उच्चिष्ट बनाती हैं। ये अभी तक हम डायरेक्ट यहाँ से मोड़ रहे थे, फ्रेनल आके थोड़ी सी संशोधन कर ये, और इस दूरी का उन्होंने नाम दिया कि यहाँ से भाई विचलन चालू हुआ, यहाँ से विचलन चालू हुआ, पहले कुछ दूर तक विचलन नहीं हुआ, मतलब कुछ दूर तक विवर्तन देखने को नहीं मिला। तो ये जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे फ्रेनल दूरी। फ्रेनल दूरी
और इसका नाम रखेंगे जेडीएफ से। जेडीएफ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। मतलब हम लोग क्या बोले हैं, जैसे कोई पूछे फ्रेनल दूरी क्या है तो आप क्या बताते हैं, तो तुम्हें कह देना था अवरोधक से वह अधिकतम दूरी। अवरोधक भाई, जब प्रकाश पुंज अवरोधक से होकर निकलता है या प्रकाश तरंगें अवरोधक से होकर निकलती हैं तो अवरोधक के पश्चात वह अधिकतम दूरी जहाँ तक विवर्तन प्रतिरूप देखने को ना मिले, यानी प्रकाश की किरणों का विचलन ना हो, उस दूरी को फ्रेनल दूरी के डिफिनीशन लिखें। फ्रेनल दूरी लिखिए, जब प्रकाश की किरण अवरोधक से होकर गुजरता है तो विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है, प्रतिरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, इस प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा में अवरोधक के पश्चात वह अधिकतम दूरी, अवरोधक के पश्चात वह अधिकतम दूरी, अवरोधक के पश्चात वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जिस पर विवर्तन, जिस पर विवर्तन प्रभाव ना हो, फ्रेनल दूरी कहलाता है। चित्र आप बना लीजिएगा, ये फ्रेनल दूरी कहलाता है। फ्रेनल दूरी ये होती है। हाँ बच्चों, फ्रेनल दूरी ये दूरी होती है। कौन सी? ये दूरी है जहाँ तक ये विवर्तन ना हो। इसको थोड़ी हम लोग छोटे कोणों के लिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं, या किताबों में जैसे मिलता है वैसे आप लिख लीजिए। वैसे हम लोगों ने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि यम इंटू लेमडा बराबर ई साइन थीटा, थीटा का मान छोटा हो और प्रथम निम्नलिखित हो, यानी थीटा बहुत छोटा हो और यम बराबर 1 हो तो लिखा जा सकता है लेमडा बराबर ई थीटा। तो थीटा बराबर लिखा जा सकता है लेमडा पानी। और हमें पता है कि कोण बराबर 4/3 त्रिज्या यदि हम लोग लगा दें, कोण बराबर 4/3 त्रिज्या, तो यक्स अपान डी बराबर लेमडा पान ई लिखा जा सकता है। और फ्रेनल दूरी के लिए शर्त है, शर्त जैसे कि ताऊ लिखा हो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। यहाँ इससे हमने उठाया, ये वैल्यू रखा, ये रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है। शर्त ये है कि जो यक्स का मान है वो ई के, जो यक्स का मान है वो ई के है, और जो आपका डी होता है उस कंडीशन में वो उस समय पे रख दिया जाता है। इस पर्दे को उठा के यहाँ ले आए तो फ्रेनल दूरी जेडीएफ की। अगर इन दोनों जगह पर ये परिवर्तन कर दें तो उस समय पर सूत्र जो मिलता है तो ई अपान जेडीएफ बराबर लेमडा अपान ई, कुल मिला के जेडीएफ बराबर आता ई स्क्वायर अपान लेमडा, जो फ्रेनल दूरी का डायरेक्ट सूत्र या कुछ ऐसे निगमन करके मिलता है। ये फ्रेनल के लिए प्रयोगों द्वारा, ऐसा मानते हैं कि फ्रेनल ने प्रयोगों द्वारा इसको प्रूव करा कि फ्रेनल मतलब ये तभी तक विवर्तन प्रतिरूप नहीं देखने को मिलता जब तक आप यक्स ई के बराबर हो। और कोई मिला के पर्दा, अगर मैं ये पर्दा यहाँ रखूँगा तो देखने को मिल ही रहेगा, पर्दे को उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो ये दूरी जो डी थी, यानी ये इसके बीच की जो दूरी थी उसको फ्रेनल दूरी के बराबर हो जाता है, और उठा के कुछ ऐसे निगमन करने को मिलता है। हाँ बच्चों, इस प्रकार हम लोग फ्रेनल दूरी के लिए ये सूत्र हम लोग याद कर लेते हैं। जेडीएफ बराबर ई स्क्वायर अपान लेमडा। ई क्या है बेटा?
ये है अवरोधक के बीच की दूरी। अब देखिए इसके 2-3 क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में कहा 9.10.18 में मैं पढ़ रहा हूँ, दो पहाड़ियों की चोटी पर दो मीनारें एक दूसरे से, ये मान लो पहाड़ी है दूसरी पहाड़ी है, इनकी चोटी पर दो मीनारें हैं। ये मान लो एक मीनार बना दी जाए, दूसरी मीनार ये बना दी जाए, एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, कोई बात नहीं, 40 किलोमीटर की दूरी पर। आगे क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बच्चों क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इनको जोड़ने वाली रेखा मध्य में आने वाली किसी पहाड़ी, यानी इनको जोड़ने वाली के मध्य पर एक पहाड़ी अभी और है। मान लो ऐसे करके हमें एक पहाड़ी और दिखा, ये पहाड़ी है, मध्य पर एक पहाड़ी और के 50 मीटर ऊपर से, मतलब यहाँ से 50 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, 50 मीटर से होकर तरंगे गुजर रही हैं। मतलब जो तरंगे हैं यहाँ से यहाँ जा रही हैं ऐसे, और इस अवरोधक से 50 मीटर की ऊंचाई से होकर जा रही है। इसका मतलब ये स्रोत का कार्य कर रहा है और ये पर्दे का कार्य कर रहा है और ये अवरोधक का कार्य। ठीक, कोई बात नहीं। कह रहा है कि रेडियो तरंगों की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जो मीनारों के मध्य बिना पर्याप्त विवर्तन प्रभाव के भेजी जा सके। अब देखो विवर्तन प्रभाव होता, ये तरंगे मान लीजिए ऐसे करके जाती, भाई तरंगे हैं तो कुछ ऐसे ऐसे करके जाएंगे, अगर इसके संपर्क में आ गए तो क्या होगा, कुछ न कुछ प्रकाश किरणें विचलित हो जाएंगी। और एक चीज़ और है कि जब यहाँ से तरंगे गुजर रही हैं तो इसके टच में तो आ रही हैं। ठीक, कोई बात नहीं, 50 मीटर के ऊपर से ऐसे करके पूरी तरंगे गुजर रही हैं। हाँ, लेकिन उसने कहा कि वह मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जो बिना विवर्तन प्रभाव के यहाँ से लेके यहाँ तक भेजी जा सके। मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई अवरोधक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक बिना विवर्तन प्रभाव के, बिना विवर्तन प्रभाव के। हाँ, तो भाई लोगों समझे, मैंने कहा था अवरोधक से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक बिना मतलब विवर्तन के प्रभाव को ना देख सके, या नहीं बिना विवर्तन प्रभाव के तरंगे जा रही हैं, उस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। मतलब ये दूरी उसने पूछा है, मतलब ये दूरी हमें पता है फिलहाल, वो लैम्डा पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये अवरोधक और यहाँ इनके बीच तरंगे ऐसे ऐसे करके संचरित हो रहे हैं। तो यानी जो अवरोधक है या और ये, इसके ऊपर से जाना नहीं है, इसके बीच है, यानी हम लोग E बराबर लिख सकते हैं 50 मीटर। और जो फ्रेनेल दूरी है, चूँकि अवरोधक से दूरी ली जाती है, यानी ये दूरी ले लें तो ZF बराबर लिख सकते हैं 40 की जगह 20 लिखेंगे, 20 किलोमीटर या 10⁻³ मीटर। और आपसे लैम्डा मिनिमम पूछा, सॉरी मैक्सिमम पूछा है, तो हम लोगों ने ZF बराबर देखे थे E²/λ, तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं E²/ZF। E² का मान 50 × 50 बटे ZF का मान 20 × 10⁻³ कुल मिला के 1 2 3 0 3 से 3 काट दें, 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। खत्म। थोड़ी गुणा भाग करें, उत्तर आ जाएगा। एक 0 आप काट दें, 5 × 5 = 25, 250 बटे 2 × 10⁻³ इससे इसको काट दो तो आ जाता है 125। 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, इतने मीटर आता। मैंने सेंटीमीटर वैल्यू रखा उत्तर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और हो जाए, इसके बाद आज की कहानी ख़त्म करें, थक भी आया मैं। 10.10 में आपसे कहा क्या है, कह रहा है कि उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारक
तथा 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी सन्निकट से लागू होती है। देखो इसका अर्थ समझो, सन्निकट से लागू होती है, इसका थोड़ी मैं अर्थ तुम लोगों को बताऊं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आता। अच्छा, किरण प्रकाश की मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाश की, और ये किरण प्रकाश की बात कर रहा है। किरण प्रकाश की यानी इसके पहले वाला चैप्टर 9वां चैप्टर, वहाँ पर जो भी हम लोगों ने प्रकाश की किरणें डाली है सीधी रेखा पर डाली ऐसे सीधी, ये तो ऐसे आती थी लेकिन डालते हम लोग सीधी ही थे, क्योंकि हम मानते थे कि प्रकाश सीधी रेखा पर चलता है। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि विवर्तन की क्रिया स्पष्ट ये कर रही है कि प्रकाश सीधी रेखा पर नहीं चलता, जैसे अवरोधक मुड़ते हैं वो ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। अवरोधक जैसे मिलते हैं ऐसे करके रख दो, यहाँ प्रकाश किरण जाएगी वो मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर भी मुड़ सकता है। तो कह रहा है कि एक जो है 4 मिलीमीटर आकार का एक द्वारक इतने इसमें प्रकाश किरण डाली जा रही है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर प्रकाश किरण प्रकाश की सन्निकट, मतलब किरण प्रकाश की का मतलब है कि प्रकाश को किरण के रूप में माने, किरण के रूप के मानने का मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा पर चलता है यानी विचलित नहीं होता। तो वह अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा पे जा रहा हो यानी मुड़ ना रहा हो। तो आप गौर से सुनो कि अवरोधक के पश्चात प्रकाश की वह अधिकतम दूरी जहाँ पर सीधी रेखा पर जा रहा हो, जिसे उसने किरण प्रकाशिकी का नाम दिया है, इसी दूरी को तो हम लोग फ्रेनेल दूरी भी कहते हैं। तो कुल मिला के वो किरण प्रकाश की सन्निकट मान लागू करा है, यानी अधिकतम दूरी जहाँ तक हम प्रकाश सीधी रेखा पर जा रहा है वह दूरी चाहिए, उसी को हम लोग फ्रेनेल दूरी भी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट वो फ्रेनेल दूरी आप पूछा है, और फ्रेनेल दूरी के लिए ZF बराबर सूत्र होता है E²/λ। ई का मान दिया था 4 मिलीमीटर, 4 × 10⁻³ अपान λ मान दिया था 400 नैनोमीटर, यानी 400 × 10⁻⁹। कुल मिला के जब मैं इसको हल करता तो 40 मीटर उत्तर आ जाता। ये स्क्वायर है, 40 मीटर उत्तर आ जाता। इस प्रकार से हम लोगों का आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बच्चे बात समझ में आई है ना? कैसे NCERT के सवाल में हमें तो यही सोचना पड़ जाता है कि पूछ क्या रहा है। फिर से देखो, मैं एक बार पढ़े दे रहा हूँ। कह रहा था कि उस दूरी का आकलन कीजिए, मतलब ये वाली दूरी, आगे का मैंने पूरा हटा दिया, जिसके लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। बीच में पूरी एंट्री दिया है, एंट्री मैंने हटा दिया, अलग कर दिया, फिर आगे पढ़िए। वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसके लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होता है। मतलब उसने ये कहीं नहीं कहा कि आप फ्रेनेल दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें पता है कि अगर इस द्वारक से, जिसकी द्वारक कुछ ऐसे है, द्वारक मीन्स अवरोधक एक दे के रखा है, अब प्रकाश ऐसे करके जाएगा, फिर इसके बाद कुछ ना कुछ मुड़ जाएगा, अधिकांश प्रकाश ऐसे जाएगा, जहाँ तक वो नहीं मुड़ता उस दूरी को हम लोग फ्रेनेल दूरी कहते हैं अवरोधक के बाद। और जहाँ प्रकाश की किरण हम लोग सीधे सीधे मानते हैं उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश किरणों को हम सीधी रेखा पर गति करते हुए माने तो किरण प्रकाश के सन्निकट रूप से लागू होता है। मतलब ये सीधी रेखा पर जाए वह अधिक से अधिक दूरी ज्ञात करो, मतलब हमसे फ्रेनेल दूरी पूछो, इसलिए हमने ZF बराबर निकाला। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। और एक चीज़ और बता दूँ, ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, और जो भी सवाल होंगे मैं कल और दे दूँगा। ये चैप्टर ख़त्म, और वीडियो अगर देना होगा तो सवाल के या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकता हूँ। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।